हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आज का ऑप्शन सब्जेक्ट आपका टॉपिक रहेगा बिजनेस फाइनेंस। अब समझेंगे बिजनेस फाइनेंस क्या है, इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है। फाइनेंस मीन्स होता है वित्तीय पैसा। अगर आप कोई व्यापार करेंगे, बिना पैसे के तो व्यापार होगा नहीं, इसलिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? फाइनेंस। ठीक। और वो जो फाइनेंस कहाँ से आप प्राप्त करेंगे, ये भी आपको पढ़ना होता है, जिसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। दूसरा, उसे फाइनेंस का आप बेसिक अलग अलग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक ढांचा बनाएंगे, जिसको बोलेंगे स्ट्रक्चर, अर्थात जिसको पहले पढ़े सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल, एंड वर्किंग कैपिटल मीन्स होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आपने अपने जो मार्केट है या व्यापार में कितना पैसा आपका वर्क कर रहा है, उसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्क मतलब कार्य करना, कैपिटल मतलब पूंजी। जब आप कोई व्यापार में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो ये वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेशन करके निकालते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। देन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग मीन्स क्या होता है? आप एक लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए एक बजट बनाते हैं। बजट कैसे? अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास कोई एक गाड़ी है, 4 व्हीलर या 2 व्हीकल जो भी है, अगर वो गाड़ी अच्छी एवरेज हमारे 70 की स्पीड देती है, तो आप सोचेंगे इसको मेंटेन करके रखो। अगर वो 30 की स्पीड देगी तो आप क्या कहेंगे? भाई ठीक है, उतने मेंटेन करो जितनी इसकी जरूरत है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे वो आउटपुट देगा उसी हिसाब से आप क्या करते हैं? बजट बनाते हैं, उस पर खर्च करते हैं। तो जिसको बोलेंगे कैपिटल बजटिंग क्या है, अर्थात कैपिटल बजटिंग में आएगा आपका जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे डिविडेंड क्या है। डिविडेंड मीन्स होता है जो लाभ के ऊपर लाभ आता है, जिसको बोलते हैं लाभांश। उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे अर्निंग पर शेयर कैपिटल क्या है। ये बेसिक आपका होता है बिजनेस फाइनेंस का बेसिक सोर्स। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मार्केट। इसमें आप पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, अर्थात IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसमें आप पढ़ेंगे मॉनेटरी फंड कैसे काम करती है। उसके बाद इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जिसमें आप पढ़ेंगे IDR क्या है, GDR क्या है और ADR क्या है। बस इतना ही चीज आपको पढ़ना होता है। अब चलिए पहले टॉपिक लिख देंगे, उसके बाद एक एक करके लेक्चर देंगे। ठीक है। बिजनेस फाइनेंस। अब इसमें क्या बिजनेस फाइनेंस में फर्स्ट आप जो पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस शॉर्टकट में लिखेंगे दोस्तों, सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक, सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब ये सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है? आप जब भी कोई व्यापार करेंगे या कोई काम करेंगे, जैसे आप मान लीजिए अपने घर, बड़े भाई, छोटे भाई या परिवार में किसी को बाहर पढ़ाना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, किसी भी बड़े शहरों में, तो पहले आपको क्या चाहिए? फाइनेंस। बिना फाइनेंस के कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आपको पहले क्या चाहिए? फाइनेंस। लेकिन वो फाइनेंस कहां से आप प्राप्त करेंगे? या तो आपके पास कुछ ऐसी पुश्तैनी जमीन हो, या आपके पास कोई घर हो, या आप हो सकता है लोन लेंगे, तो ही चीज हो सकता है। तो जो आप अपने घर से पैसा लगाएंगे उसको बोलते हैं इक्विटी, और जो आप बारोइंग करके पैसा लेते हैं उसको बोलते हैं लोन। तो दो तरीके से आप क्या करते हैं? फाइनेंस प्राप्त करते हैं, जिसमें आप पैसा आपके पास जब आ जाता है तो उसको बोलेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये चीज समझ में आ गया? जब आपके पास पैसा आ जाता है तो उस पैसे का आप क्या करते हैं? कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोचिंग में लगाएंगे, अपने बच्चों या अपने भाइयों को या बीवी किसी को आप पढ़ाएंगे कि भाई आप डॉक्टर बनो, IAS बनो, IPS बनो, प्रोफेसर बनो, कुछ भी आप बनाने के लिए उन पे पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसको बोलते हैं क्या? एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कई चीज ध्यान देखना पड़ता है कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होगा, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसी के आधार पे आप क्या बनाते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? कैपिटल, C फॉर कैपिटल लिख देंगे, कोई बात। चलिए, कैपिटल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स होता है ढांचा, हिंदी में लिख देते हैं ढांचा। अब ढांचा मीन्स आकार,
आकार, किसी भी चीज का आकार देना, एक प्रूफ देना, एक बेसिक ढांचा बनाना। अब वो किस रूप में आप बनाएंगे, इसको दो प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं, अर्थात इसमें हमने दो क्या तीन करेंगे। एक होता है NI अप्रोच, एक होता है NOI अप्रोच, और एक होता है आपका TOI अप्रोच। अभी क्या अप्रोच मीन्स क्या होता है, आपकी नजरिया, आपकी सोच, आपकी विचार, आपकी थॉट, इस पर डिपेंड करता है। NI अप्रोच क्या कहता है, नेट इनकम अप्रोच। इसमें क्या होता है, आप एक ऐसे लाइन खींचिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहां लिखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहां पर एक आप लिखेंगे, ये आपका होगा एक्स अक्ष, ये होगा आपका वाई अक्ष। इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसे लाइन खींचते हैं, एक को बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी मीन्स क्या होता है, जो आपका एक समता की बात करता है। NI अप्रोच कहता है अगर आप कोई शॉर्ट टर्म के लिए या आप अपना डेप्ट जितना कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी हो गया, और एक होता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स आपकी लागत बहुत कम होती है। कहने का मतलब है अगर आप अपने घर से पूंजी लगाते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए व्यापार करना है सिर्फ 2 साल 3 साल, तो इसमें अगर आपका डेप्ट जितना कम होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, क्या पड़ेगा, आप अपने घर से पूंजी लगा, किसी ज्यादा उधार नहीं लिए हैं तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं, ठीक, घर की पैसा डूब गया कोई बात, लेकिन उधारी लेके अगर ब्याज पे आप व्यापार करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। क्या भाई, एक तरफ मूलधन भी चुकाना है, प्रिंसिपल वैल्यू भी देना, प्लस उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना है। ये सारी चीजें आपको याद रखना। तो एक आप पढ़ेंगे डेप्ट, एक पढ़ते हैं आप क्या होता है इक्विटी या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो दो चीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो जितना आपका डेप्ट कम होगा, बल्कि यहां सब कर देते हैं, लाइन खींचते हैं, मान लीजिए आपका इक्विटी है यहां से, तो जितना आपका ये कम होगा ये लाइन, हाँ ठीक, तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, जितना डेप्ट कम होगा, डेप्ट मतलब ऋण, तो आप पे ज्यादा टेंशन नहीं होगा। लेकिन दूसरा है कि NOI अप्रोच क्या कहता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये कहता है भाई देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, आप अपना जो भी करना है, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ई दिखाते हैं, इसको इक्विटी की EQ दिखाते हैं, और आप अपना जितना डेप्ट बढ़ाना बढ़ा दो। कहते हैं इससे क्या होगा भाई, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको व्यापार करना है 10 साल 20 साल 30 साल, तो लोग बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, अगर आप अडानी अंबानी की बात करेंगे तो ये करोड़ों करोड़ों रुपया, हजारों लाख करोड़ रुपया बैंक से कर्जा लेते हैं, ये अपने जेब से थोड़ी पैसा लगाते हैं। ये बड़े बड़े बैंकों से, RBI हो गया, जितना कमर्शियल बैंक हो गया, SBI वगैरह, यहां से क्या करेंगे, वो पैसा लोन लेंगे और उस पैसे को लेकर के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अर्थात ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उससे क्या होता है, जितना उनका डेप्ट होगा तो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इक्विटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई लॉन्ग टर्म के लिए है, कोई प्रभाव इस पे भी नहीं पड़ता। इससे क्या फायदा होता है, देखिए दोस्तों, इससे फायदा ये होता है भाई 20 साल तक का आपने लोन लिया है, तब तक 20 साल में आपका बिजनेस एक रनिंग में आ जाता है, और वहीं से आप क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते, अपना प्रिंसिपल वैल्यू भी निकाल लेते हैं और इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं, जिससे क्या होता है, आपका व्यापार लॉन्ग टर्म के लिए एक सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये बेसिक चीज आपको पढ़ना है कैपिटल स्ट्रक्चर। दूसरा होता है TOI, ट्रेड ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। जब दोनों को कंबाइंड कर दिया जाता है, NI अप्रोच NOI अप्रोच को, इसको बोलते हैं ट्रेड ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो ये चीजें होता है, ये दोनों को जोड़ देंगे कैसे, यहां पर हम क्या करेंगे, दो लाइन खींचेंगे और इसमें ऐसा दिखाएंगे कि यहां से डाउन हो रहा है, लेकिन ये ऐसे फिर यहां से उठ रहा होगा। क्या कह रहा है, ये जो डाउन होगा NI अप्रोच होगा, और जो ये उठ रहा होगा आपका NOI अप्रोच होगा। तो यहाँ पर डेप्ट करेंगे, इक्विटी या कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर इक्विटी कैपिटल कर दे KE, और ये इक्विटी, ये चीजें होता है, इसको Y, और एक कॉस्ट लीवरेज कॉस्ट की बात करेगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर एक लाइन खींचोगे तो आपको दिखाई दे देगा यहाँ से। तो ये चीजें जो है NOI अप्रोच और ये NI अप्रोच, एक NI हो गया और इधर NOI, इसको बोलेंगे दोनों को जोड़ के TOI, ट्रेड ऑपरेटिंग इनकम इन्वेस्टमेंट। तो ये दोस्तों होता है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, उसके बाद बार बार इसको देख लेना जाके, किताब में यही चीजें आपको मिलेगा।
अब नेक्स्ट टॉपिक अगला बात करते हैं आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। अब पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग। अब बजटिंग मीन्स क्या होता है, जो आप एक बजट बनाते हैं। अब बजट कैसे बनाते हैं, आप सिंपल सी व्यवहारिक चीज समझो। अगर आपके घर में कोई पुरानी बाइक है तो आप क्या सोचते हैं, आप जितने की बाइक है क्या आप उसको उतना खर्च करेंगे? नहीं। तो आप यही सोचेंगे भाई जितना पैसा इस पर खर्च करना है तो इतने में तो नई बाइक आ जाती। तो आप एक बजट बनाते हैं कि ये कितने का एवरेज देगी भी गाड़ी, या मशीन है कोई, मान लीजिए तेल पेरने वाली मशीन है, या मान लीजिए कोई आप चॉकलेट बनाने वाली मशीन है, टॉफी बनाने वाली मशीन है। तो आप यही सोचेंगे भाई साहब कि ये काम करो, इसकी अभी लाइफ टाइम ज्यादा नहीं है तो कम पैसा खर्च करो, लाइफ टाइम ज्यादा है तो इस पर ज्यादा पैसा खर्च करो। इसीलिए उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग जब आप पढ़ेंगे, कैपिटल बजटिंग, ये बेसिक चीज आपको याद रखना। कैपिटल बजटिंग मीन्स या तो आपका लॉन्ग टर्म या तो आपका शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या आपका शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म। ये बेसिक चीज आपको याद रखना। लॉन्ग टर्म की बात है अगर वो आउटपुट ज्यादा देगी। अब जैसे कोई व्यक्ति की बात करते हैं, आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे आप हो, अभी आप यंग हो तो आपको 10 लोग पूछेंगे, आपकी बीवी, बच्चे, भाई, आपको 50 लोग पूछेंगे। अगर आप कुछ वर्किंग अच्छा कर रहे हो, अच्छा आउटपुट कर रहे हो, आप सॉरी अच्छा काम करोगे तो 10 लोग पूछेंगे। और एक बार अगर घर में आप 10 दिन बैठ जाओ, कुछ काम ना करो, 10 लोग ताना मारना शुरू कर देंगे, लगता है जॉब छूट गई क्या, कुछ काम नहीं करते क्या, ऐसा क्यों घर बैठे हो, कुछ काम तो करो। तो कहने का मतलब क्या मैं कहना चाह रहा, अगर आपको वर्किंग अच्छा है, वर्किंग, और वो भी लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, तो इस पे बजट लोग ज्यादा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इस पे बजट ज्यादा खर्च करेंगे। अगर आपको पता वर्किंग आपका उम्र हो गया 50 साल, 5 ईयर, और यहां पर आपको वर्किंग पता चला काम करने की क्षमता डाउन हो गई, तो लोग कहेंगे भाई साहब भगवान इनको जल्दी उठाए, ये धरती का बोझ है। तो वैसे मशीन होती है, ये मैं उदाहरण दिया मानव का, लेकिन वही चीज अगर मशीन अच्छा काम करेगी तो लॉन्ग टर्म के लिए हम बजट उस पर बनाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, उसको ग्रीसिंग करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, उसका गियर बदलेंगे, चैन बदलेंगे, सारी चीजें बार बार मिस्त्री को बुला के दिखाएंगे, इंजीनियर को दिखाएंगे। लेकिन वही अगर वो शॉर्ट टर्म आउटपुट करेगा, क्या करेगा, आउटपुट अगर करेगा तो हम कहेंगे भाई साहब इसका आउटपुट जो बहुत कम है और ये शॉर्ट टर्म के लिए है, इसका बजट क्या करेंगे हम, बजट कम कर देंगे। ये चीजें होता है आपका कैपिटल बजटिंग। ठीक है। अब चाहे जैसे आपका कोई व्यापार हो, अगर मार्केट में आपकी गुडविल बहुत अच्छी होगी तो आप ज्यादातर बैनर बोर्ड लगाएंगे, विज्ञापन करेंगे। जैसे आप कल देखते होंगे स्विगी मार्केट, जो स्विगी वगैरह जोमेटो है, आप देखते होंगे जब आप YouTube पे कोई वीडियोस देखते होंगे तो बार बार उस पर ऐड आता है, उसको पूरा एक स्टाइलिश जैसे AI के तरीके से दिखाएंगे कि रेसिपी पक रही है, फिर उसके बाद उछाल मारती हुई आ रही है, ग्रेवी अलग साइड गिर रहा है, लेग पीस अलग गिर रहा है। तो आप उसको देख के आपके मन में एक ऐसी एक क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है, जानना या खाना, उसके बारे में टेस्ट लेना। तो आप सोचेंगे क्यों ना मार्केट से परचेज करें। अगर वहीं पर उसकी गुडविल, उसकी डिमांड कम हो जाए तो कहेंगे भाई एडवर्टीजमेंट अर्थात विज्ञापन कम करो। ये चीजें हर फील्ड पे लागू होता है। मैंने मानव का एग्जांपल दिया और मशीनरी का एग्जांपल दिया, स्विगी मार्केट का भी दिया। ये चीज होता है कैपिटल बजटिंग। ठीक है, ये तीसरा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक अब अगला पढ़ते हैं जो पूछता है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या होता है, जो आपका पैसा मार्केट में कितना वर्क कर रहा है। सपोज आपके जेब में, एक एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपया है, 1 लाख, ठीक, 1 लाख रुपया आपके जेब में है, तो ये आपके पास क्या है, करंट एसेट से कि नहीं है, करंट एसेट, ठीक। और जब यही पैसा आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी एक लायबिलिटी बन जाती है। तो क्या होता है, उसको बोलते हैं लायबिलिटी अर्थात करंट लायबिलिटी बोलते हैं। और यही जब आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कर देते हैं, यही आपका निकलता है वर्किंग कैपिटल। क्या बनता है, वर्किंग कैपिटल। क्या कर रहे हैं,
करंट एसेट्स जो आपके पास कितना था 1 लाख, आपने यहां से मान लीजिए 1 लाख था, आपने क्या किया इसमें से 50 लाख क्या कर दिया मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो 50 लाख जो ये रुपया आपका कहाँ गया इन्वेस्टमेंट हुआ, तो ये जो क्या कितना गया, यही जो आपका पैसा जाता है इसी बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। कितना पैसा आपको मार्केट में वर्क कर रहा है, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो जो आपका पैसा 50 का पास बचा ही है, लेकिन 50 आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा मार्केट में, यही आपका करता है वर्किंग। जैसे बहुत से लोग ब्याज पे पैसा देना, या बहुत से लोग किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, किसी भी फील्ड में, या शेयर मार्केट में पैसा लगाना, इसी को ही क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। आपका पैसा कितना एक प्रकार से वर्किंग कर रहा है, कार्य कर रहा है, आपकी पूंजी का निर्माण कर रहा है। तो बहुत बड़े बड़े लोग क्या होते हैं आजकल, जैसे बैंक भी है, बैंक क्या करती है उधार देती है, तो एक प्रकार से करंट एसेट्स है, लिक्विड है। लिक्विड एसेट अलग बात होगी जिसको क्विक एसेट्स बोलते हैं, बट करंट एसेट्स मतलब बैंक है, अब उसे 50 लाख रुपया किसी को उधार दे दिया, तो उधार दिया मतलब 50 लाख, अब क्या कर रहा होगा भाई, ठीक है इतने साल तक का ले गया, वो पैसा कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करेगा, चाहे गांजा पिए चाहे धतूरा खाए हुए, वो डजंट मैटर, कुछ भी करे। लेकिन अगर वो व्यापार करेगा, कोचिंग खोलेगा, संस्था कोई छोटा मोटा आपका रेडी लगाएगा, रेडी मीन्स ठेली लगाएगा, तो पैसा तो कमाएगा, और जब वो पैसा कमाएगा, पैसा कहाँ जा रहा है मार्केट में खर्च हो रहा नहीं हो रहा, वही वर्किंग कैपिटल कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है डिविडेंड, अब डिविडेंड मीन्स होता है लाभांश। लाभांश, लाभांश मीन्स क्या होता है लाभ के ऊपर जो लाभ होता है उसे बोलते हैं लाभांश, अर्थात प्रॉफिट टू प्रॉफिट। जैसे प्रॉफिट के ऊपर जो आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं आपका क्या डिविडेंड। अब ये कैसे होता है भाई, आपने पता चला पहले जब आपका फर्स्ट राउंड, आप मान लीजिए कोई व्यापार होता है 1 साल का, जैसे कोई गांव में अगर भट्ठा वगैरह जिसको बोलते हैं ईंट का भट्ठा होता था, तो एक सर्कल में आने में मान लीजिए उनको शुरुआत में 50 लाख की प्रॉफिट हुआ। क्यों? दूसरे बार पता चलो 80 लाख की प्रॉफिट हुआ, तो पहले कितना हुआ 50, दूसरे में 80। तो अगर मान ले रिमेनिंग देखा जाए एक कंसिस्टेंसी 50-50 करते हैं, तो 50-50 कितना हो गया 100। लेकिन जो ये 80 है या 30 क्या हुआ, ज्यादा हुआ नहीं, तो 30 क्या होता है प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट मिल गया, उसी को बोलते हैं लाभांश। तो लाभांश मतलब लाभ के ऊपर जो लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या क्या पढ़ा, वर्किंग कैपिटल हो गया, सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, कैपिटल बजटिंग हो गया, और कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, और डिविडेंड हो गया। ठीक है दोस्तों, ये होता आपका बिजनेस फाइनेंस का बेसिक जो मैंने टर्म बात किया, ये चीज याद रखना, ये भी चीजें पूछता है पेपर में। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मार्केट। देखिए इंटरनेशनल में क्या क्या, अंतरराष्ट्रीय जो आपका स्टॉक है, जो बाजार है, जो आप शेयर मार्केट करते हैं, उसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, नेक्स्ट जिसमें आप पढ़ेंगे IMF, इसमें आप पढ़ेंगे SDR स्पेशल ड्राइंग राइट। और जब आप स्टॉक पढ़ेंगे मतलब स्टॉक मार्केट, एक्सचेंज ऑफ मार्केट, एक्सचेंज ऑफ मार्केट, जब इसको आप रीड करेंगे इसमें आप पढ़ेंगे ADR क्या है, GDR क्या है, IDR क्या है, ये भी चीज याद रखना। अब एक एक करके समझाते हैं। इसका काम क्या है IMF का। SDR का मतलब क्या होता है, 5 ऐसे कंट्री हैं, 5 ऐसे देश हैं जो कि जिसमें एक बार देखना, इसमें कोई डॉलर में है, कोई यूरो में है, कोई एन में है, या कोई पाउंड में है। इस तरीके से क्या होता है, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, यहां पर अलग अलग एन ऐसे लिख देते हैं एन, और एक होता है एन, यान, पाउंड, ऐसे आपकी 5 करेंसी है। अब अलग अलग देश की है, इसमें कोई 41.39 है,
कोई इसमें 30.38 है, कोई इसमें 80 है, 8 है, कोई इसमें 10 है, सॉरी एक बार इसको देख लेना दोस्तों। तो ये जो इतना इनका परसेंटेज दिखाता है, और कोई इसमें 23 है, इस तरीके से करके इनका पूरा बना हुआ। ये काम क्या है इसको देख लेना, डेटा आगे पीछे हो सकता है बट एक बार देख लेना अपने, ठीक है, हो सकता है आगे पीछे। तो एसडीआर का मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट। जैसे किसी को डॉलर चाहिए तो ले जा भाई, किसी को पाउंड चाहिए ले जा भाई, लेकिन ये करता क्या है, एक्सचेंज करता है। तो पहले अगर आपको मान लीजिए डॉलर चाहिए तो रुपया ले जाकर इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या चाहिए आपको, यौन चाहिए, एन चाहिए, जापानी चाहिए, चाइनीज पैसा, तो ले लो। तो इसका काम ही क्या है एक प्रकार से। लेकिन ये जो राइट 5 कंट्री को मिला, ये क्यों मिला, क्योंकि इसके लिए कुछ बेसिक शर्त है। एक बार मैं शुरुआत में वीडियो बनाया था, आप लोग एक बार देख लेना। शर्त मतलब कंडीशन, कंडीशन मतलब कुछ शर्तें हैं। क्या क्या है, एक तो आपके देश की जीडीपी अच्छी हो, पहली चीज। दूसरा, जब आपके देश, उसके बाद एजुकेशन बहुत बेहतर हो, एडुकेशन। तीसरा, आपकी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अच्छी हो। उसके बाद वेपन मतलब सुरक्षा। ये काफी पॉइंट क्या करती है, मायने रखती है। तो अगर ये सारी चीजें आपका, और एक आपका इंपोर्ट, इस पे और भी बोलते हैं, कहीं इसको ट्रेड भी बोलते हैं, व्यापार भी बोलते हैं, या एफडीआई बोलते हैं आपके देश में। ये सारी चीजें जो शर्तें फुलफिल करेगा, उसी की करेंसी को क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं। अगर ये चीजें आपका देश, भारत अगर पूछा किस चीज में आगे, मुझे लगता है भारत ना तो अभी जीडीपी बेहतर कर पाए, ना एजुकेशन को बेहतर कर पाए। एक्सपोर्ट ये भाई इंपोर्ट ही कर रहा, बाकी चीज बहुत पीछे। अब जाके वेपन पे काम कर रहा है। एजुकेशन तो भारत के एक रट्टा मार तोता चल रहा है, रट्टा मार, और उसके बाद बोर्ड पे लिख, पेपर पास, यहाँ के नौटंकी चलता रहो, घर पे बैठे रहो, सर्टिफिकेट लेते रहो। उसके बाद बेरोजगारी का लाइन लगाते रहो, चपरासी का फार्म के लिए पीएचडी होल्डर फार्म भरते रहो, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रैक्टिकल वो कभी नॉलेज नहीं दी है। आज हम जैसे लोग ये जो बोर्ड पे चीजें बता रहे हैं, क्यों बताना पड़ रहा है, कि जो चीजें चाहिए तो उस लेवल का भी एजुकेशन मिलता कहाँ, मास्टर भी नहीं उतना वर्किंग था, उसको 90s एरा के किताब वही 20 साल लगातार पढ़ाया जा रहा, कुछ नया अपडेट तो होता नहीं था। अब जितना अपडेट हो रहा, तो अगर ये सारी शर्तें फुलफिल करेगा तो उसको एसडीआर का एक बेसिक राइट मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मार्केट। अब स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मार्केट क्या होता है, ये जो एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, इसको एक बार फुल फॉर्म देखना। इसको बोलेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ये क्या होता है, जैसे आपने डुअल एस्पेक्ट अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट पढ़े होंगे, तो वैसे ये क्या करता है, अगर मान लीजिए यहां पर अमेरिका है, ऐसे मैप बना देते हैं समझने के लिए दोस्तों, ये मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है, ठीक, और यहां पर उसके बाद ये मान लीजिए आपका नॉर्थ अमेरिका है, ऐसे समझ लो, ठीक है। अगर यहां से कोई मान लीजिए स्टॉक मार्केट व्यापार यहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और तो उसके बाद अगर मान लीजिए यहां से कोई यहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, और यहीं पर मान लीजिए क्यूबा साइड में है, दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, यहां बना देते हैं, क्यूबा अगर है ये भी कर रहा है, और यहीं पर मान लीजिए साइड में एक, मान लीजिए हम प्यारा भारत अपना देश बना देते हैं समझने के लिए। अब प्यारा भारत देश यहाँ भी है, ये भी, इसमें स्टॉक मार्केट, ये इसके देश में स्टॉक मार्केट। जब कई देश मिल करके व्यापार करेंगे तो बोलेंगे जीडीआर, मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। अगर यहीं पर इंडिया खाली इस चीज को प्राप्त करेगा अमेरिका से, तो बोलेंगे इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। और वहीं पर अगर अमेरिका प्राप्त करेगा तो बोलेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। तो बस इतना ही था, एक बार जाकर के आप लोग समरी तरीके से किताब पढ़ना, देख लेना। तो कुछ टॉपिक ये मैंने बात किया। अब एक दूसरा टॉपिक इसमें जोड़ के अब बात करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये क्या है दोस्तों, देखिए बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। ये जितने आपके थ्योरिकल चीजें होती हैं, इसको भी प्रैक्टिकल सोचना बहुत जरूरी होता है। अब एक ही बात करते पहले बिजनेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है, जो आप व्यवस्था को बनाते हैं। अगर आपके अंदर कोई एक लीडरशिप क्वालिटी है,
जैसे बोलते साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार से किसी को अपने तरफ, अपने पार्टी या आप उनसे काम निकलवाने में जितना सक्षम होंगे तो वही आप अच्छा एक मैनेजमेंट व्यक्ति कहलाएंगे, जिसको बोलते हैं बिजनेस मैनेजमेंट। लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, अब एक एक करके बात, सही लिखा ना दोस्तों, मैनेजमेंट। अंग्रेजी में लिखना आसान होता है, हिंदी बड़ी कठिन होती है। अब इसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में, और एक अगला टॉपिक इसी में है, साइड में यहां लिख देते हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहले इसको समझते हैं बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, जिसमें फॉर्मल रिलेशन, इनफॉर्मल रिलेशन, डेलीगेशन, प्लानिंग, ये सारी चीजें अगर आता है तो उसको बोलेंगे बिजनेस मैनेजमेंट। क्या क्या भाई, रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है, लीडरशिप क्वालिटी क्या है, अप्रेजल क्या है, 360 डिग्रीज क्या है, ये सारी आपके पूरे सिलेबस में लिखा है। ये सब एक एक जो टर्म होता है ये पूरा बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर बात करता है। अब एक एक करके बात करते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी, मान लीजिए एक टैलेंट, एक हुनर है, किसी से बात करके काम निकलवाना, ये भी एक बिजनेसमैन का क्या है, मैनेजमेंट का बेसिक आर्ट है, जिसको बोलेंगे लीडरशिप क्वालिटी। अब लीडर मतलब कौन होता है, जो आगे आगे चलता है, वो काम करके दिखाएगा, लोगों को गाइड करेगा, तो आप पढ़ेंगे लीडरशिप क्वालिटी। दूसरा पढ़ेंगे फॉर्मल रिलेशन, इनफॉर्मल रिलेशन। फॉर्मल रिलेशन मीन्स होता है जो एक रूल नियम के तहत लोगों को एक क्या करते हैं, जोड़ के उनसे काम करवाते हैं। भाई सब लोग एक बैठ गए, शाम को उनको बढ़िया गर्म चाय पानी पिलाते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं, तो एक रूल के तरीके से काम निकलवाना। एक होता है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मतलब ज्यादा रूल नहीं, ज्यादा दिखावा नहीं करना, एक इनफॉर्मल तरीके से आप बात करते हैं। तो ये फॉर्मल रिलेशन, इनफॉर्मल रिलेशन। देन उसके बाद आप पढ़ते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन है पावर किसी को सौंप देना। सपोज करिए कोई व्यक्ति, बहुत लोगों को होता है भाई मुझे भी इस पोस्ट पे बैठाओ, मुझे कुछ पावर दो तब मैं कुछ करके दिखाऊं, तो आप अपने डेलीगेट करते हो, सौंप देते हो पावर कि लो आपको भी पावर दिया जाता, आप भी कुछ बेहतर करके दिखाओ। अर्थात सारी सिस्टम क्या है, कैसे लोगों से काम निकलवाना है, काम करवाना है। अगर ये आपके पास लीडरशिप क्वालिटी, फॉर्मल रिलेशन, इनफॉर्मल रिलेशन एंड डेलीगेशन एंड 360 डिग्रीज एंड अप्रीजल। अप्रीजल मीन्स क्या होता है, जब आप किसी को उसका अप्रिशिएट करते हैं, उसके काम को लेकर के ज्यादातर। अब जैसे कोई व्यक्ति है बहुत अच्छा काम करता है तो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी शाबाशी करेंगे या उसको कोई गिफ्ट देंगे, उसके 2 जोड़ी कपड़े बना के दे देंगे, भाई ये 2 जोड़ी कपड़े लो, ये 1000-2000 पैसे इनाम लो, और बच्चों के लिए घर पे मिठाई लो। तो बच्चा वो क्या करता है, जो ऑफिसर हो, सॉरी वो जो एम्प्लॉय कर्मचारी होता है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, तो कहेगा भाई मुझे यहाँ पर लोगों ने बड़ी इज्जत दी, बड़ा सम्मान दी, तो और वो काम को बेहतर करेगा कि नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं अप्रीजल। ठीक है, अप्रिशिएट करना। 360 डिग्रीज कॉन्सेप्ट मतलब किसी को 360 मतलब जैसे वृत्त होता है, आधा करेंगे तो कितना 180, डबल कर देंगे तो क्या होगा 360। तो 360 डिग्री मतलब होता है आप पूरा एक सभी एम्प्लॉय, चाहे चपरासी हो, चाहे एमडी हो, चाहे सीईओ हो, सभी को लेकर के जो आप एक सर्कुलेट करते हैं, एडिटोरियम बैठ के बातें करते हो, ये हर जैसे मैन टू मैन या इंडिविजुअल आप उनसे आस्किंग बाय द क्वेश्चन करते हो कि आप अपना रिप्लाई दीजिए, आपके साथ कोई सा दिक्कत तो नहीं है, क्या यहाँ इस कंपनी में आपको वेंटिलेशन सही है, आपको एसी बढ़िया चलती है, या जितने व्यक्ति का एक मान लीजिए रूम में 2 लोग बैठ के टाइप कर रहे हैं, क्या उतने ही लोग की जरूरत थी। हर एक जो पॉइंट इसमें आप क्या करते हैं 360 डिग्री तक की चीजों पे बारीकी चीज को ध्यान में रखते हैं, इसी को बोलते हैं 360 डिग्रीज। ये पूरा जितना मैंने सिस्टम पे बात की उसको बोलते हैं बिजनेस मैनेजमेंट। दूसरा होता है HRM। इसमें हम 3 पॉइंट पढ़ते हैं, एक होता है HRP, एक होता है HRD और एक होता है IRM। देखिए दोस्तों ये क्या है, HRP मीन्स होता है जिसमें आप रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, इसकी बात करता है। क्या कहता है, जब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब ये मानो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो किस रूप में होगा, या तो स्किल्ड होगा या तो ये अनस्किल्ड होगा, यही तो होगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, 2 ही चीज होते हैं। अगर वो स्किल्ड पर्सन होगा, क्या उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। अनस्किल्ड पर्सन होगा तो उसको ज्यादा ट्रेनिंग किया जाएगा।
तो इसी में आप क्या करते हैं, एचआरपी करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई जॉब आप निकालते हैं, क्या कोई जॉब या नौकरी, तो सबसे पहले जब जॉब निकालेंगे तो उसको बोलेंगे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट, अब रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती करना है, वैकेंसी निकालना। जैसे गवर्नमेंट निकालती है कि एसएससी सीजीएल के लिए 14,000 वैकेंसी निकाल दिया, यूपीएससी करना पता चला 800 वैकेंसी निकाली। तो आप ये गवर्नमेंट क्या करती है, बाय रिक्रूटमेंट भर्ती के लिए निकाल दिया। तो जब आप भर्ती के लिए निकालेंगे तो उसका एक प्रोसेस होगा, एग्जाम कराएंगे, एग्जाम पास होने के बाद फिर उनका ट्रेनिंग कराएंगे, ट्रेनिंग कराने के बाद उनको जॉब पे पोस्टिंग देंगे। यही प्रोसेस है कैसे एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कैसे व्यवस्था में लाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट निकालेंगे, जो वैकेंसी। जब आपके पास वैकेंसी जो भी निकालते हैं, फिर जब लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनका आप क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। वो प्लान क्या होगा, वही रिक्रूटमेंट कैसे होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, जीडी होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। ये सारी चीजें अलग अलग राउंड में उनका क्या करते हैं, टेस्ट किया जाएगा। ये सब करने के बाद जब वो व्यक्ति आपके यहाँ फॉर्म अप्लाई किया, सारा प्रोसेस कंप्लीट करता है, इस शुरुआत में इसी बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, भर्ती लेते हैं। जब भर्ती ले लेंगे तो उनके बाद क्या करेंगे, जो व्यक्ति पास हो जाएगा जैसे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तो उनको फिर क्या कराएंगे, 2 साल के लिए लवासना में उनको क्या कराएंगे, ट्रेनिंग देंगे। जब वो ट्रेनिंग देंगे तो ही क्या कहलाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब उनको एक डेवलपमेंट किया जा रहा, उनमें एक स्किल्ड बनाया जा रहा, जो अनस्किल्ड पर्सन है, जो कल तक मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मिस्टर सुरेश या मिस्टर रमेश, मैं ही अपना नाम लेते हैं, मिस्टर रमेश। अब ये मान लीजिए अनस्किल्ड पर्सन है, इनको कुछ नहीं पता। अब इनको 2 साल ट्रेनिंग चला, अब इनको कैसे बैठना है, कैसे टाई बांधना है, कैसे बाल को छोटा करके रखना है, क्रीम पाउडर लगाना है कि नहीं लगाना है, फेशियल करके रखना है, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, वर्जिश करना, अपने आप को फिट रखना, एक्टिव रहना, ये क्या हो रहा है, पूरा ट्रेंड किया जा रहा है। कैसे किसी गरीब व्यक्ति से, किसी अमीर व्यक्ति से, कैसे लीडर से कैसे आपको बात करना है, अपने पावर को कहाँ सबसे ज्यादा प्रयोग करना है, कहाँ पर पावर कम प्रयोग करना है। एक भारत की पूरा एक आर्ट एंड कल्चर सिखाया जाएगा कि भारत में क्या क्या कल्चर है, भारत में कितनी भाषा है, भारत में कितनी भाषा, साथ साथ लोकल भाषा कितनी है, यहाँ की खान पान कितनी है, यहाँ की अलग अलग जो नृत्य क्रिया है, सब कुछ आपको ट्रेंड किया जाता है, अर्थात भारत परिचय दिया जाता है। तो 2 साल आपको बैठना, उठना, नाचना, गाना सब कुछ सिखाएंगे, आपको ट्रेंड कर देंगे। एक प्रकार से आपको आपके अंदर के एक हेजिटेशन जो होता है वो दूर करवाना होता है। जब ये ट्रेंड हो जाएंगे तो क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब वो डेवलपमेंट हो गए, और जब वो डेवलपमेंट हो जाएंगे तो उनकी कहीं पोस्टिंग हो जाएगी। अब जब पोस्टिंग किसी कंपनी में हो या किसी अलग डिस्ट्रिक्ट पे होगा तो वहां पर क्या होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है, इंडस्ट्रियल मतलब किसी उद्योग, कोई व्यापार, कोई धंधा। धंधा बड़ा गंदा शब्द लगता है। तो मान लीजिए किसी उद्योग में आपका क्या होता है, आपने नौकरी लग गई, तो वहां पर एक रिलेशन बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं इंटर रिलेशन, मतलब या इंटर मतलब आंतरिक, या कहीं कहीं इंडस्ट्रियल बोलते हैं, लेकिन आई से इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट। अभी क्या है, तो यहां से ये पूछता है भाई कि अगर किसी को आप जॉब पे रखते हो तो उसके साथ कैसा आपका रिलेशन है, मालिक और नौकर के बीच में कैसा रिश्ता है। यही चीज है, अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो गवर्नमेंट क्या आपको एफडीआई देती है, क्या आपको पेंशन तो 2004 में ही खत्म कर दिए, आज कहाँ पेंशन मिलता, रिटायरमेंट वो इकट्ठे आपको दे देंगे, बाकी छुट्टी। तो ये जो सारी चीजें होती है कि आप काम करते हैं, आपको कितना जो ग्रेचुटी मिलता है, पेंशन मिलता है, आपका पीएफ कितना कटता है, ये सारी चीजें आपस एक रिलेशन की बात करता है। प्लस जिस एरिया में आप काम करते हैं वहां पर बिल्डिंग कैसी है, आपको कैप मिलता है कि नहीं मिलता, आपको एक ड्रेस मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सारी चीजें ये रिश्ते की बात बताती है। वहां किस प्रकार से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिश्ता है, या आपके मालिक और नौकर के बीच में कैसा रिश्ता है, सरकार और जो कर्मचारी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी पार्ट उनके बीच में क्या रिश्ता है। तो ये भी बेहतर करना पड़ता है। पता चलो बेचारे प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई किया, लवासना में ट्रेनिंग लिया, जहां जॉब लिया, अब उसकी जॉब पोस्टिंग कर दिया ले जाके नागालैंड में या छत्तीसगढ़ में, नेक्स्ट स्लाइड एरिया में। अब व्यक्ति कहेगा भाई साहब ये कौन सा मेरे साथ अच्छा रिश्ता निभा रहे हो,
या कोई प्राइवेट कंपनी में है, अब पता चला धुआं धक्काड़े से दिल्ली पोल्यूशन जैसे एरिया में उसकी ट्रेनिंग हो रही, वहाँ उसको जॉब दे दिया। जो व्यक्ति आया था 30 साल पे लगने लगा तो 40 साल हो गया 2 साल के अंदर में। वो शुद्ध हवा नहीं पा रहा, वो शुद्ध पानी नहीं पा रहा, टॉक्सिक रिलेशन बन रहे हैं, लोग गाली गलूज दे रहे हैं, शाम को ऑर्डर करके खाना गंदा गंदा खाना खा रहा है। इस तरीके से उसका रिलेशन अच्छा होगा, कंपनी के प्रति गंदा हो जाएगा। तो ये भी बहुत मेंटेन रखना है। ये बेसिक चीजें मैंने एक व्यवहारिक चीजें समझाया दोस्तों। और जब ये सब बेहतर होगा तो कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी ठीक है। बस एक शॉर्टकट तरीके सारी चीजें मैंने बता दिया है। अब एक और इसी में और भी बात होता है प्लानिंग करना और नीति। आपने पढ़ा होगा प्लानिंग, जो 5 ईयर प्लानिंग था, पहले 5-5 साल तक के लोग प्लान बनाते थे काम करना। अब उसको बोलते भैया कोई 5 साल नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की कोई स्टेट जैसे गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट कहती भैया अगर आपकी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप हो, आपके 3-4 बच्चे हैं, तो पहले आप क्या करते थे, एक थान कपड़े लाते थे मार्केट से और सभी के लिए वही अपना बनियान शर्ट बना के दे देते, जो भी है शर्ट पैंट बना के दे देते। ऐसा लगता है एक ही खानदान के 4 भाई या 3 भाई, दोनों भाई जा रहे हैं, जिसके जितने बच्चे होते थे। अब क्या हो गया, अब बच्चे कहते नहीं पिताजी मेरे स्कूल में ये कलर नहीं चलेगा, मुझे ये वाला कलर चाहिए। तो जो पहले 5 ईयर प्लानिंग था उसको चेंज करके 2015 में लाया गया नीति योजना। तो नीति योजना का मतलब होता है अब ये सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी पूछता है कभी कभी। और यहाँ पर 2 व्यक्ति का नाम पूछता है, एक होता है हेनरी फ्योल, फ्योल मतलब वो फ्यूल मतलब तेल नहीं, और एक होता है टेलर महोदय जो भी है, इसलिए ये दोनों को बारे में पूछते हैं। इनका 14 सूत्री कॉन्सेप्ट है, वो नहीं 14 सूत्री जो आपका पाकिस्तान जिसके आधार पर नाम दिया वो मत समझना, हिस्ट्री का पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 14 सूत्री कॉन्सेप्ट ये वही बात करते हैं, कैसे डेलीगेशन होना चाहिए, कैसे प्लानिंग होना चाहिए, कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन होना चाहिए, कैसे वेजेज होना चाहिए, कितना कितना सैलरी होना चाहिए, इसकी बातें पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके की बात करते हैं। ये हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव एक प्रशासनिक रूप की बात करते हैं। देखिए हर व्यक्ति को एक राइट है, नियम के तहत उसको काम पे रखो, नियम के तहत उससे काम लो और जितना उसकी सैलरी या वेजेस बनता है उसको दे दो। लेकिन टेलर महोदय कहते नहीं भाई साहब, टेलर महोदय कहते देखिए भाई साहब मैं नियम पे भरोसा नहीं करता। अगर जिस व्यक्ति अंदर काबिलियत है तो मैं बोलूंगा भैया अगर आपको ये काम करना आता है, ये पेन है, अगर इस पेन को आप एक दिन में अगर 100 पेन बनाओगे तो पर पेन पे आपको 2 रुपया मिलेगा। तो वो व्यक्ति सोचेगा मैं जितना काम करूंगा पेन तो बनेगा, प्लस मेरी भी अपनी क्या होगी सैलरी बनेगी, अर्थात मेरी पेमेंट बनेगी। तो पर पेन पे अगर 2 रुपया नहीं तो सोचे क्यों ना मैं 1000 पेन बना दूं या 2000 पेन बना दो, उस पर डिपेंड करता है, चाहे वो 12 घंटा काम करे 16 घंटा काम करे। अब उस पर बोल दे, टेलर महोदय कहते हैं कि भाई अगर मैं टाइम पे बोलूंगा 8 आवर काम करो तो 2-3 घंटा तो सुट्टे मारेगा, चाय पिएगा, लेकिन ऐसे में नहीं काम, मैं उसको काम दूंगा, बोलूंगा भैया ये आप पे डिपेंड करता है, चाहे आप 8 घंटे में काम करो, चाहे 200 घंटा चाहे आप 20 घंटा लगाओ, मैटर नहीं है, अगर जितना आप आउटपुट करोगे उस पर आपको 2 रुपया बनेगा पर पेन पे। तो टेलर महोदय पूरा मशीनरी सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करवाना चाहते थे। तो ये बस इतना कॉन्सेप्ट को एक बार बार जाके रिवीजन कर लेना। तो आज इतना ही दोस्तों, बाकी फिर कल दूसरा लेक्चर ऐसे आता रहेगा, पेपर करीब है और ठंड का दिन है और थोड़ा ठंड से बचिए, गर्म चाय कॉफ़ी बनाइए, अपना मस्त रह के पढ़ाई करिए और थोड़ा रील उल कम देखिए। आजकल रील पे बहुत कुछ चलता रहता है, 4 दिन में ये पढ़ लो, 10 दिन में ये कर लो, 5 दिन में ये कर लो, कोई 5-6 दिन में नहीं होता दोस्तों। हर एक चीज़ का समय मांगती है, पढ़ाई टाइम मांगती है। बिल्डिंग बनाना ना तो आपको अगर हवेली बनाना है तो समय देना पड़ेगा, झोपड़ी बनाना है तो 4 बांस गाड़ो और उस पर ठठरी जो भी है डालना डाल दो, हो गया, तंबू डाल के बन गया। तो अलग बात, आप अपनी कैरियर बना रहे हैं, जॉब नहीं लेने, कैरियर, आप एक प्रोफेसर बनेंगे। अब प्रोफेसर A+ जॉब होती है, रैंक की जॉब होती, जॉब नहीं है, एज ए कैरियर है। आप न जाने कितने लोग का जीवन बदलेंगे, तो आपको वो बनना है, ना कि आपको झोपड़पट्टी वाला काम करना, 10 दिन में ये कोर्स कर लो, 5 दिन में वो कोर्स कर लो। ये जो मैंने चीज़ें बताया बस ये सिर्फ एक समरी तरीके से चीज़ें बताया है, बहुत डीपली जब पढ़ोगे तो और भी चीज़ें आप सीखोगे। तो आप आज से ही एक मन में ठान लेना, सिर्फ इस वक्त आप जितना पढ़े हो साइड करो,
कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं है तो जो समय आप कुछ क्वेश्चन रोजाना प्रैक्टिस करो, 200 300 जितना समय मिले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और माइंड को चिल्ड रखो। एक चीज और बताते हैं दोस्तों, कभी भी लाइफ में पढ़ाई जो आप करते हो कि पास होंगे कि फेल होंगे, ये मत सोच के करना। ये सोचना पास होंगे तो अच्छा ही होगा, फेल होंगे तो कौन सा बुरा होगा, भाई थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन हमें क्यों ऐसा करो कि दोबारा इसको पेपर देना ही ना पड़े। ऐसा पढ़ाई करो दोबारा पेपर देना ही ना पड़े। अब क्वेश्चन कैसे पढ़ना, देखिए क्वेश्चन पूछने का आजकल क्रोनोलॉजिकल हो गया। क्रोनोलॉजिकल मीन्स ऐसे समझाते हैं, इसको मिटा के यहाँ बताते हैं आपको। क्रोनोलॉजिकल मीन्स क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, और कॉन्सेप्चुअल बेस क्या होता है, फैक्चुअल बेस क्या होता है, अब इसके बारे में बताते हैं। जैसे आपको असेसन और रीजन दे दिया तो कई तरीके से क्वेश्चन आजकल क्रोनोलॉजिकल आता है। क्रोनोलॉजिकल मीन्स जैसे मैंने लिखा है 1 2 3 4 एंड 5, एक प्रकार से एक क्रमगत है कि नहीं है, 1 2 3 4 5। अगर मैं ऐसे लिखूं कोई भी चीज का, P फॉर प्लान करो, देन उसके ऑर्गेनाइजेशन करो, देन उसके बाद रिक्रूटमेंट करो, देन उसके बाद में जॉब करो। अगर ऐसे मैंने एक चीज बना दिया, ठीक है, अब इसके सामने 1 के पीछे ए ऐसे हो गया, चीजें समझ में आ गया। यहां उसके बाद T फॉर ट्रेनिंग दे दिया, तो आपको क्या करेगा, इसी को एक क्रमगत रूप से अगर चीजों को आपको अरेंजमेंट करना आता है तो आप इसी बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। अब इसी में हो सकता है आपका फैक्चुअल चीजें ऐसे फैक्चुअल या फैक्ट रूप में लिख देगा, कोई भी चीज फार्मूला लिख देगा फैक्ट के रूप में, फिर उसको क्रमगत रूप में सजाना है। कभी वो आपका बढ़ते क्रम, अर्थात कभी वो आपको मान लीजिए पॉजिटिव व्यू में होगा, कभी आपका निगेटिव व्यू में होगा, अर्थात कभी बढ़ते क्रम होगा, 1 से 2 आएगा, 3 आएगा, कभी ऐसे होगा, या तो कभी ऐसे होगा 3 फिर 2 फिर 1। इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग के रूप में भी पूछता है। इस तरीके से आपको याद रखने से बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। और अगला आपका होता है असर्शन और रीजन। असर्शन और रीजन मीन्स होता है कथन एवं कारण। अब कभी कल आपका असर्शन दे देगा सही है, रीजन आपका गलत है, फिर इसको क्रोनोलॉजिकल बना देगा, दे देगा 1 सही 2 गलत, 1 और 2 दोनों सही है, R सही लेकिन 2 सही R गलत, फिर क्रमगत बना देगा। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना क्रोनोलॉजिकल क्या है, तो जो क्रमगत रूप से चीजों को सजाना आना चाहिए। जैसे अभी रिसर्च एप्टीट्यूड में आपका आता है स्टेप ऑफ रिसर्च। स्टेप ऑफ रिसर्च मान लीजिए है, जैसे P फॉर पहले प्रॉब्लम आएगा, ठीक, देन उसके बाद डिजाइन आएगा, फिर देन उसके बाद डेटा कलेक्शन होगा, देन सैंपलिंग होगा, ऐसे होता, देन उसके बाद नेक्स्ट ऐसे नीचे ले आते हैं प्रपोजल होगा, प्रपोजल के बाद देन उसके बाद डेवलपिंग डेटा कलेक्शन होगा, डेवलपिंग डेटा कलेक्शन, देन उसके बाद एनालिसिस, देन उसके बाद सबमिट। तो ये जो आपका हो, इसी चीज को क्या बोलते हैं प्रकार से क्रोनोलॉजिकल, एक क्रमगत तरीके से सजा के बताना। अब उसमें आपको आगे पीछे सब कुछ कर देगा, पहले डी दिखा देगा, कहीं पी दिखा देगा, कभी मान लीजिए डीसी दिखा देगा, कभी ए दिखा देगा, तो आप उसको क्रमगत तरीके सजा के फिर उसके बाद सेट करके आंसर निकालना। तो ये चीज क्यों आएगा, देखिए अभी क्वेश्चन क्यों ऐसा बनाने लग गया, वो कहना चाहता है कि आए तो आपको सब पॉइंट आएगा, जिसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फैक्चुअल याद होगा, उसके लिए ये पेपर बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती है। अगर इस लेवल आपकी पढ़ाई है तो आप समझो मस्त रहो, चिल्ड रहो। और कुछ जब बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर तो दिमाग में बैठ भी जाता है दोस्तों, इतना ज्यादा सोचने की भी बात नहीं है। और एक चीज और बताते हैं, आप सबसे ज्यादा बहुत से बच्चे कंप्रीहेंशन जो होता है, कंप्रीहेंशन, इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पैसेज बहुत प्रैक्टिस करो, रोजाना 4-5 पैसेज रोज प्रैक्टिस करो। आपका एक तो पेपर 2 में भी आता है प्लस पेपर 1 में भी आता है, वहां आपको 10 नंबर मिलता है, पेपर 1 में 5, तो सोचिए 10 और 5 15, 15 दूनी 30 नंबर बनता है दोस्तों। इस पे भी बहुत ध्यान देना, ठीक है, इसको भी प्रैक्टिस करते रहना। तो आज इतना ही दोस्तों, जिनका पेपर अब करीब आने वाला है और जिनका बाद में होने वाला है, उस सभी को बेस्ट ऑफ लक रहेगा हमेशा। लेकिन कभी भी पेपर देते हुए
पानी वानी बढ़िया गर्म लेके जाना, चिल्ड रखना। जिसको लगता है कि थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम, हेजिटेशन हो रहा हो, घबराहट हो रहा हो, तो ये इतना दिमाग बैठा लो कि पेपर है कोई आपकी ज़िंदगी नहीं है। पेपर सब देते हैं। लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप बेरोजगार, आपके अंदर पढ़े हो लिखे हो तो कहीं न कोई जॉब आप बना सकते हो। लेकिन जॉब कैसे तब आएगा दोस्तों, ये भी बताते हैं। जिस फील्ड में आप पढ़ाई करते, चाहे आपका आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आप अपने पेपर को उसको बी प्रैक्टिकल सोचो। और आप मानव, कोई चीज मानव ही बनाया है, ईश्वर की बनी हुई चीज को मानव ने तोड़ के आज उसको नदियों को घुमा के, झरना पर्वत क्या क्या बना डाले, बिजली तक निकाल ली बना बना के पानी से, कोयला खोद के निकाल के बिजली बना। आप तो मानव हो और मानव ने कोई चीज बनाया, आपको ना है, ऐसी क्या बात हो सकती है। बस खाली आपको एक सही गुरु, सही डायरेक्शन, मेंटरशिप नहीं मिल पा रहा है। जिस दिन आप अपने आप को खुद अपने आप में गुरु बनो, एकलव्य की तरह, एकलव्य की तरह सीखना शुरू कर दो। कोई बात नहीं, गुरु ना मिले कोई बात नहीं, आप अपने आप से बात करो, आप अपने आप को मोटिवेट करो। क्योंकि ये एक बात याद रखना, सबको एक ना एक दिन डेड होना, मरना है। तो यहाँ किस बात की इतना टेंशन है। कोई पड़ोसी अगर कोई एग्जाम क्वालिफाई कर भी लेगा, कुछ भी बन जाएगा, तो क्या आपका खर्चा वो चलाएगा? नहीं चलाएगा ना। तो उससे हमें क्या लेना देना भाई। ये समझो कि एक बार जीवन मिला है, वही जो एक मूवी का नाम था कि जिंदगी मिले ना दोबारा, तो दोबारा मिलेगा नहीं, एक ही बार यही जीना है, एक ही बार मरना है। और हर दिन आप नया चीज़ सीखो, अपने आप को मोटिवेट करो और ज़्यादा टेंशन मत लो। अगर मोटिवेशन होना, कभी रोड किनारे जाना, किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जो फुटपाथ पे सोते हैं, जिनको लिए 2 टाइम खाना भी नहीं मिलता, कपड़े अच्छे नहीं मिलते, रिक्शे वाले को देखना कि 4 ऐसे ऐसे लोगों को खींचता है एक सूखा सा आदमी, लेकिन उसके अंदर भी कहाँ से उतनी ताकत आती है, अपने अंदर मोटिवेट होता है। क्या करे, मजबूरी कर रहा है, नहीं करेगा तो कैसे जिएगा। तो आप तो काफ़ी उनसे बेटर हो, अच्छे घर में रहते हो, अच्छी पढ़ाई करो ना, क्यों अपने आप को डिमोटिवेट। ये जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो रील डालते हैं, आजकल एआई का ज़माना है, कोई व्यक्ति कहीं दूसरे जगह खड़ा होकर के एडिट करके वीडियो दिखा देगा, आप वो देख के परेशान होते हैं। क्यों आजकल तो मुझे सबसे बड़ा गुस्सा आता दोस्तों उन पे, जो ये कोई IAS वाईएस बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं, बनने के बाद फालतू वीडियो कैमरा निकाल के और दिखाएंगे जैसे लगे दुनिया बहुत बड़ी तोप है। तोप वो कुछ नहीं है, वो मंत्री दिन रात गाली खाते हैं, काम दब के अंडर आप प्रोफेसर बनोगे, किसी के अंदर नहीं दबोगे। आप एक टीचर के जितना सम्मान होगा वो IAS वाईएस का नहीं होता है। ये जो लोग बोलते हैं IAS बनना, रियल बताते हैं दोस्तों, कुछ नहीं, एक भाव खाली इनका बढ़ा दिया लोगों ने इंस्टाग्राम फेसबुक पे डाल के। नहीं तो आज के 2-4 साल बाद कौन जानता था। कुछ नहीं है, लाल बत्ती ये सब डरे होते हैं। सबसे व्यक्ति मजबूत और इंसान आम आदमी होता है, जो चाहे रेडी पे खाना खा रहा है, जो चाहे मजार में घूम गया, मॉल में घूम रहा है, बढ़िया एंजॉय कर रहा है, सब चीज़ का स्वाद ले रहा है। उनको इतना रिस्क हो जाता लाइफ में, आज़ादी खत्म हो जाती है। इसलिए याद रखना, कोई ज़्यादा सैलरी नहीं होती उनके, 70-70 हज़ार होती, लेकिन एक प्रोफेसर का जितना घिसता जाएगा, लाखों से ऊपर पैसा कमाएगा। कहीं एक पेपर सेट करेगा, उसी का 4 घंटा पढ़ा के आएगा, बढ़िया अपना 8-9 घंटा आराम करेगा अपने घर में, बीवी बच्चों के साथ रहेगा। इससे रिलैक्स, इससे चिल्ड जॉब कोई नहीं है। और गुरु की हर जगह सम्मान होती है। तो गुरु बनने के लिए पहले अपने अंदर पेशेंस लाइए कि पेपर फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं, कितनी बार फेल करोगे, आप पेपर देते देते एक महान गुरु बन जाओगे। लेकिन आप अपने अंदर मोटिवेट रखो, किसी का कंपेयर कभी मत करना। सबकी अलग अलग सोच होती है, सबकी अलग अलग रणनीति होती है पढ़ने की। कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है, लेकिन वो चीज़ प्रैक्टिस करते करते आपको भी आ जाएगा। मैं भी आज जो यहाँ बोलता हूँ, कभी ऐसे थोड़ी मैं कोई चीज़ बोल पाता, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ जो कर रहे थे प्रैक्टिस ही तो कर रहा हूँ, ऐसे आप भी प्रैक्टिस करो। आपके पास मोबाइल है, मैं नहीं कहता कि आप यूट्यूबर बनो, कोई आप चाहे लाइक करे सब्सक्राइब, ये मत सोचो। बहुत से लोग टेंशन में आ जाते, मेरा लाइक नहीं आ रहा, सब्सक्राइब नहीं आ रहा। अरे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कौन सा आपको ठुमका लगाना है, आप तो अच्छा काम कर रहे हो ना। अच्छे कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता, लेकिन समय आएगा तो पूछेंगे। आप क्या करिए, अब वो जैसे अभी देखिए देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अब उनको लोग अभी याद कर रहे हैं। जब तक कोई जिंदा थे कोई उनको नहीं जानता, भूल गए थे कि ये कभी 2004 से 2014 तक के प्रधानमंत्री। जब वो चले गए तो आप उनके बारे में दुनिया भर की बातें हो रहा कि LPG कॉन्सेप्ट लेके आए, ये लेके आए, BOP कॉन्सेप्ट लाए। अरे वो लाए तब भी थे, तब भी रहे। जीते वक्त कोई नाम नहीं लेगा, जब आप छोड़ दोगे कोई काम, या जिस दिन मैं अभी YouTube वीडियो डालना बंद कर दिया, जो भी है जो लोग देखते हैं,
तो उनको लगता है कि ये हट गए, तब उन पे लोग ढूंढेंगे, सर्च करेंगे। ये दुनिया दोस्तों, जाते ही लोगों को प्रणाम करेंगे, और जब तक आप रहोगे कोई नहीं आपको पूछेगा। इतना याद रखो, अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। पेपर है, कोई ज़िंदगी नहीं है। बार बार प्रैक्टिस करो, आप अच्छा प्रोफेसर जरूर बनोगे। और प्रोफेसर तभी आप बेहतर, आप बोलना सीखो, पेशेंस रखो, और जिसमें पेशेंस है वही अच्छा प्रोफेसर बनता है। ठीक है, काफ़ी बातें हो गई आज, इतना, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।